हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साई मेडिकल बायोकेमिस्ट्री चैनल। मैं हूं पुष्पांजलि, योर बायोकेमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंजाइम क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Enzyme classification. Enzymes are classified by IUBMB, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, based on the type of reaction catalyzed. प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उसके बेसिस पर हम एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ईच एंजाइम इज गिवन एन EC नंबर, जिसे हम कहते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। ये नंबर एंजाइम्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है उनके टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। तो जो टोटल क्लासेस हैं वो है 7 क्लासेस। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब 7 है, जो कि अपडेटेड क्लासिफिकेशन है। 2018 में इसका एक अपडेट हुआ है, जिसमें कि एक नया एंजाइम भी जोड़ा गया है। सो EC नंबर सिस्टम, जो एंजाइम कमीशन नंबर सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बोला जाता है कि जैसे EC 1.1.1.1 मीन्स 4 टाइम्स 1 लिखा हो, जिसमें कि जो सबसे फर्स्ट 1 लिखा होता है, पहले नंबर पे होता है, वो मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो सेकेंड नंबर पे नंबर लिखा होता है वो सब क्लास को बता रहा होता है। जो थर्ड नंबर पे 1 लिखा है वो क्या बताएगा, सब क्लास बताएगा। और जो नंबर मीन्स 1 अगर लिखा है तो वो क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम बताएगा। तो सबसे पहला मेन क्लास बताता है, जो सेकंड नंबर पे है वो क्या बताएगा, सब क्लास बताएगा। फिर जो थर्ड नंबर पे है वो क्या बताएगा, सब क्लास बताएगा। और जो लास्ट नंबर पे है वो क्या बताएगा, स्पेसिफिक एंजाइम बताएगा। तो उस बेसिस पर हम आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एंजाइम क्लासिफिकेशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज को। तो अब 1 बाय 1 हम ये सारे क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है, यानी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का लॉस, रिडक्शन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे सब्सटेंस को दे देता है। जैसा कि ये जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, AH2B और A+B H2। यहाँ पे AH2 जो है, जो सबस्ट्रेट है जिसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और B यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर है, जो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो रिएक्शन के बाद A जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चली जाएगी, मींस हाइड्रोजन लूज कर देगी, और BH2 रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, जो कि हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल में है इसके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड कैटलेज। तो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये स्पेशली कहाँ ये रिएक्शन कराता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है, जिसमें कि पायरुवेट से लैक्टेट का कन्वर्जन कराता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स ये क्या कराता है, NAD+ का रीजनरेशन कराने में हेल्प कराता है। तो ये जो रिएक्शन है, हम जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल में देखा गया है। क्रेब्स साइकिल का ये एक एंजाइम है, लेकिन इस एंजाइम की एक स्पेशलिटी ये है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इकलौता एंजाइम है क्रेब्स साइकिल में। बाकी सारे एंजाइम्स जो होते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के होते हैं, लेकिन सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 2 का भी पार्ट बन जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। उसके बाद आता है कैटलेज। कैटलेज जो होता है,
ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन कराता है। मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया जाता है। होता यह है कि सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो टॉक्सिक होता है। तो ये था आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि क्लास वन एंजाइम है। अब हम आते हैं क्लास 2 पे। क्लास 2 क्या है? क्लास 2 ट्रांसफरेजेस है। ये एंजाइम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। जैसे अब ग्रुप ट्रांसफ़र में कुछ भी हो सकता है, अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकती है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या है? AX प्लस बी, और आप देख सकते हैं कि A प्लस बी एक्स बना लेगा। मीन्स यहाँ X यहाँ पर क्या है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मिथाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, अमीनो ग्रुप। और ए क्या है? यहाँ पे डोनर मॉलिक्यूल है जो X ग्रुप डोनेट करेगा। बी क्या है? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो X ग्रुप रिसीव करेगा। तो इसका जो कहते हैं फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या हो रहा था? ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। लेकिन ट्रांसफरेज में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप होगा अदर देन हाइड्रोजन होगा। इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज, AST ALT हेक्सोकाइनेज। AST ALT हम लीवर बायोमार्कर्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस आ जाता है। और ये जो AST ALT है ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है। जनरली AST और ALT याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? NH2 अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कराता है। मीन्स ये रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। और इसमें पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B6 कोएंजाइम होती है। तो अमीनो ट्रांसफरेज कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू अल्फा कीटो एसिड। हेक्सोकाइनेज क्या करते हैं? काइनेज जहाँ पर भी होता है वो क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है ATP से सबस्ट्रेट पर। जैसे कि ATP प्लस सबस्ट्रेट है तो क्या बना देगा? ADP प्लस फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट बना देगा। तो हेक्सोकाइनेज उसका एक एग्जाम्पल है, ग्लूकोकाइनेज भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं क्लास 3 पर। क्लास 3 कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलेजेस है। हाइड्रोलेजेस है, इसका मैकेनिज्म का रिएक्शन कैसा है अभी हम इसको देखेंगे। हाइड्रोलेजेस जनरली क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करती है वाटर की हेल्प से। इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से करेगा। तो एंजाइम क्या करता है? इस रिएक्शन मैकेनिज्म को देखिए। हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम होते हैं वो AB जो बॉन्ड है उसको पकड़ता है। बॉन्ड हो सकता है एस्टर हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर फॉस्फोडाइस्टर भी हो सकता है। तो वाटर क्या करेगा? यहाँ वाटर ऐड होगा, और वाटर ऐड होता है और क्या बना लेता है? OH माइनस प्लस H प्लस में स्प्लिट हो जाता है। बॉन्ड जब टूट जाती है तो OH माइनस एक साइड अटैच हो जाता है और H प्लस जो होता है वो दूसरी साइड अटैच हो जाता है। यही इस रिएक्शन में बता रहा है। तो वाटर क्या है? कंपल्सरी है, लेकिन ATP की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। रिएक्शन जो होता है यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे मोस्टली क्या होते हैं? हाइड्रोलेजेस होते हैं। तो इसका यहाँ एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज और ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि अमाइलेज किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। लाइपेज किसके लिए है? लिपिड डाइजेशन के लिए। प्रोटीएस पेप्सिन किसके लिए है? प्रोटीन डाइजेशन के लिए, जो कि स्टमक में होता है। तो एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज जो है वो क्या होता है? ये कैसे क्या करता है? एसिटाइल कोलिन प्लस वाटर। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे पहले क्या करता है? वो वाटर जाके अटैच होता है और फिर जाके वो स्प्लिटिंग करता है। तो एसिटाइल कोलिन प्लस वाटर होता है, और एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज की हेल्प से एसिटेट और कोलिन में वो ब्रेक हो जाता है।
अब हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है वो क्या करता है, वो हाइड्रोलाइज करता है एस्टर बॉन्ड ऑफ एसिटाइल कोलिन को, जो कि एक साइनेटिक क्लेफ्ट में रिएक्शन कराता है, नर्व इम्पल्स को ये टर्मिनेट कराता है और बहुत ही फास्ट एक्टिंग एंजाइम है। इसी तरह से लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वो एस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है। एमाइलेज क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है। प्रोटीएज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलेजेस जो होते हैं, हाइड्रोलेजेस ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस ब्रेक। तो यहाँ वाटर की हेल्प से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब आता है क्लास 4। क्लास 4 में आते हैं लाइएजेस। लाइएजेस क्या करती हैं, बॉन्ड तोड़ती या बनाती हैं बिना एटीपी यूज़ किए। ये काम हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन के बिना होता है। ये एंजाइम जो होती है, मतलब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है लाइएज और हाइड्रोलेज के बीच में। पर हाइड्रोलेज याद रखिएगा, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है वहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, पर लाइज में वाटर का एडिशन नहीं होगा। एंजाइम ए बी बॉन्ड जो है को पकड़ता है। एंजाइम जो है आपका लाइज वो ए बी बॉन्ड को पकड़ता है। ये बॉन्ड हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है। यहाँ एटीपी यूज़ नहीं होती, वाटर यूज़ नहीं होता। तो बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, ए और बी अलग हो जाएंगे, यहाँ भी कोई वाटर ऐड नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है, मतलब क्लीव विदाउट एडिंग वाटर इसका फंक्शन है। और इसका एग्जाम्पल है एल्डोलेज। एल्डोलेज ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है जो कि क्लीवेज करता है किसका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट का। तो एल्डोलेज जो होता है याद रखिएगा क्लीवेज कराता है, क्लीवेज कराने में हेल्प कराता है किसका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में ये क्लीवेज कराता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो तोड़ता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन का होता है और फिर बाद में उसको 3 कार्बन में स्प्लिट किया जाता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को क्लीव करने के लिए एल्डोलेज एंजाइम आते हैं और वो उसको 3 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटती है। नाउ कमिंग टू द क्लास 5, आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस का मीनिंग क्या है देखते हैं। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका होता है, बस ये एंजाइम्स का बस स्ट्रक्चर जो रीअरेंजमेंट होता है वो अलग हो जाती है। कोई एटम ऐड या रिमूव नहीं होता, सिर्फ पोजीशन या यूं कहूँ कि कन्फिगरेशन चेंज होता है। कोई एटम ऐड या रिमूव नहीं होता, इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप या कार्बन स्केलेटन का शिफ्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमेरेज कैटेलाइज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कन्वर्टिंग वन आइसोमर इनटू अनदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे कि फॉस्फोग्लाइकोज आइसोमेरेज होता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि एल्डोज है को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कीटोज में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन ज़रूरी है क्योंकि आगे के स्टेप्स में फॉस्फोराइलेशन और क्लीवेज सिर्फ फ्रक्टोज फॉर्म पर पॉसिबल होती है। उसके अलावा आइसोमेरेज का दूसरा एग्जाम्पल भी है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज ये ग्लाइकोलिसिस का 5th स्टेप है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक होने के बाद 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डोलेज जो है वो इसको स्प्लिट करता है 3 कार्बन में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस आगे सिर्फ क्या करती है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही यूज़ करती है। इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इससे दोनों कार्बन फ्रेगमेंट्स एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ हो पाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा,
जो इसके दोनों एग्जाम्पल हैं फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंड ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, वो किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लाइकोलिसिस के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम आते हैं लाइगेजेस पर। लाइगेजेस के लिए अभी तक हम जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें एटीपी का कंपल्शन कहीं भी नहीं था, लेकिन लाइगेजेस के लिए याद रखिएगा एटीपी क्या होती है? कंपल्सरी होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग एटीपी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा लाइगेजेस में एटीपी यूज़ होगा। तो लाइगेजेस का काम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है, बॉन्ड बनाना होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? एटीपी से एनर्जी मिलती है, एटीपी ब्रेक होकर एडीपी या एएमपी बनाता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यूज होती है ए और बी के बीच नया बॉन्ड बनाने के लिए। अब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ए बी बनेगा, ज्वाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है और ये रिएक्शन यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइगेजेस catalyze the joining of two molecules by forming a new bond using energy derived from ATP hydrolysis। तो इसका एग्जाम्पल होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंड पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो होता है वो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस का, और मींस ये एसिटाइल कोएंजाइमे को मेलोनिल कोएंजाइमे में कन्वर्ट करता है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से कैसे ग्लूकोज बनाए जाते हैं, तो उस वक्त हम ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को देखेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, कैटेलाइज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। उसके अलावा एक और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिसको डिस्कस करते हैं हम, जैसे कि लाइगेजेस जो होते हैं उनको हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। आप कभी कभी किसी एंजाइम के आगे सिंथेटेज लगा देखेंगे, किसी के आगे सिंथेज लगा भी देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंथेटेज का मीनिंग क्या होता है? सिंथेटेज भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन ही कैटेलाइज करते हैं, सिंथेज भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं, बट जो सिंथेटेज होते हैं याद रखिएगा वो एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होते हैं, जो उसको ही मतलब एटीपी डिपेंडेंट जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को कैटेलाइज करता है सिंथेटेज, जिसका ये लाइगेजेस को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। यानी कि एटीपी डिपेंडेंट जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होंगे वो क्या कौन कैटेलाइज करेगा? सिंथेटेज करेगा, जिसका एग्जाम्पल क्या होती है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, पीआरपीपी सिंथेटेज, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। तो जहाँ भी सिंथेटेज आ रहा है इसका मीनिंग है कि वो एटीपी डिपेंडेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शन करेगा। सिंथेज जहाँ पे आ रहा है उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एटीपी की, ये भी कैटेलाइज करेगा बायोसिंथेटिक ही रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज, एला सिंथेज। एला सिंथेज आपने देखा होगा, अमीनोलेब्युलोनिक एसिड सिंथेज, हीम सिंथेसिस जब पढ़ते हैं हम तो वहाँ पर एला सिंथेज आता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, सिंथेज और सिंथेटेज के बीच में डिफरेंस। और लाइगेजेस को ही हम सिंथेटेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंथेटेज में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब ये 7th ग्रुप है ट्रांसलोकेज, जो कि 2018 में न्यू ऐड हुआ है। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना मॉलिक्यूल को अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसका काम होता है। तो ट्रांसलोकेजेस जो होते हैं वो आयंस या मॉलिक्यूल को सेल या ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ट्रांसलोकेज जो है एक न्यू क्लास है एंजाइम का, जिसको डिस्क्राइब किया गया था 2018 में। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट साइड 1 ऑफ मेम्ब्रेन से कहाँ जा रहा है? साइड 2 ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन करता है। अब क्या होता है? एनर्जी सोर्स क्या है इसकी? कभी एटीपी की एनर्जी को यूज़ होती है इसके लिए, कभी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से इसको एनर्जी मिलती है। ये जो ट्रांसफ़र करता है इसकी एनर्जी इसको या तो एटीपी से मिलेगी, या तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिलेगी, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से इसे एनर्जी मिलती है।
तो जनरल रिएक्शन क्या है, एक मॉलिक्यूल या आयन मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरे साइड मूव कर जाता है एंजाइम के थ्रू। इस प्रोसेस में सबस्ट्रेट केमिकल फॉर्म में चेंज नहीं होता, बस लोकेशन चेंज होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये एंजाइम सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर पंप करता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलती है और मेम्ब्रेन के अगेंस्ट आयंस मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है H+K+ एटीपेज। ये एंजाइम स्टमक में एसिड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज रिमेंबर दिस। फिर आता है ADP-ATP ट्रांसलोकेज। इसे हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ADP ले जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से ATP को साइटोसोल में एक्सपोर्ट करता है। ये सेल के एनर्जी सप्लाई के लिए क्रिटिकल है। ये डायरेक्ट ATP हाइड्रोलिसिस नहीं करता, बस ATP ADP एक्सचेंज होता है और एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोटॉन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलती है। इसके बाद कार्निटीन शटल जो सिस्टम होता है, ये इसको हम लोग कार्निटीन एसिल कार्निटीन ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। और ये आप जब बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, वहाँ पर इस कार्निटीन शटल सिस्टम को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्निटीन शटल सिस्टम जो है वो कैटलाइज करता है इंपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप कार्निटीन शटल सिस्टम वहाँ पर देखेंगे। सो हमने 7 क्लासेस ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लास 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्लास 2 ट्रांसफरेज, क्लास 3 हाइड्रोलेजेस, क्लास 4 लाइजेस, क्लास 5 आइसोमरेजेस। उसके अलावा क्लास 6 लाइगेजेस, क्लास 7 ट्रांसलोकेजेस। So this was the classification of enzymes based on the reactions they catalyze. So this is a high yield topic for exam, especially for short notes and viva. So understanding the basic reaction mechanism of each class will help you retain the concept better. And if you have any confusion, you can ask your queries in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe for more medical biochemistry videos.